हेलो दोस्तों, रोजगार पथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्पेशल लेकर आए हैं। आपका जो भी पेपर हो रहा है उसी का एनालिसिस किया जा रहा है और हम लोग देखेंगे कि जो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी का लेवल लेकर आया जा रहा है कि जो जनरल नॉलेज में जो पूछा जा रहा है, जैसे देखेंगे कि लोक नृत्य है, कहीं का मेला पूछ ले रहा है, कहीं का कुछ और पूछ ले रहा है, मौलिक अधिकार पूछ ले रहा है। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग आज एकदम बेस्ट क्वालिटी का जो क्वेश्चन होता है, जो एग्ज़ाम में आपका पूछा जा रहा है, वही क्वेश्चन आपका लेकर आया गया है। तो हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन से। देखा जाए तो दिया हुआ है हरित क्रांति। पहले से जानेंगे कि हरित क्रांति क्या होता है। तो हरित क्रांति को देखते हैं। तो देखिए, हरित क्रांति जो है आपका 1960 के दशक का जो है चालू होता है। और कौन चालू करते हैं इसको? नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू होता है। और इनका एक प्रयास था जो हरित क्रांति की शुरुआत बोला जाता है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये अमेरिका के रहने वाले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनको ध्यान रखिएगा, कहाँ के हैं? नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्हीं के द्वारा एक प्रकार से विश्व में हरित क्रांति शुरू किया गया था। तो देखिए, इसको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। जो नॉर्मन बोरलॉग हैं, इनको आपका फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन के रूप में इनको जाना जाता है। तो ये भी याद रखिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछने की संभावना बनी हुई है। और देखा जाए तो इसकी प्रारंभिक सफलता जो है आपका मैक्सिको में देखने को मिला था। जो आपका देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका के जस्ट नीचे आपका मैक्सिको देश पड़ता है। यहीं पे आपका जो आपका हरित क्रांति है देखने को मिला था। और 1960 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों के कारण जो विकसित किए थे इन्होंने, उनके कारण नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। तो आपको पता होगा कि नोबेल का जो शांति पुरस्कार है एक प्रकार से बहुत बड़ा पुरस्कार है। इनको इसके वजह से दिया गया था क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया था पूरे वर्ल्ड में आपका हरित क्रांति के रूप में। और भारत में देखा जाए तो हरित क्रांति का जनक किसको बोला जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। और देखेंगे तो यूपी पेट में भी एक क्वेश्चन आ चुका है, जिसको यूपी SSC के थ्रू एग्ज़ाम कराया जाता है। इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आपका भारत में हरित क्रांति का जो जनक है किसको कहा जाता था। तो आपको एम.एस. स्वामीनाथन को जान लेंगे। और आपके ये जो एग्ज़ाम हो रहा है इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जो देखा जाए तो भारत में आपका कब चालू होता है हरित क्रांति लगभग में, तो देखेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो देखेंगे कि पहला 1951 से आपका 1956 तक चलता है। जो पंचवर्षीय योजना है देखेंगे 56 से आपका 61 तक दूसरा चलता है। और 61 से आपका लगभग में 66 तक आपका तीसरा चलता है। तो इसी बीच में आपका पंचवर्षीय योजना में आपका हरित क्रांति लागू किया गया था। और देखा जाए तो हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा पहले बार प्रभाव कहाँ पड़ा था? देखा जाए तो प्रभाव जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ा था? पंजाब में। कहाँ पड़ा था? पंजाब में पड़ा था। और पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा फसल जो किस फसल पे पड़ा था प्रभाव, तो फसल का नाम भी जान लीजिए। तो क्या है? गेहूं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपका विकसित गेहूं हुआ था। धान में कम हुआ था, लेकिन धान भी हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा गेहूं हुआ था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। देखा जाए तो आपका कुछ चीज़ें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है जीडी में,
और देखेंगे कि जीएसटी के विषय में भी पूछा जा रहा है। तो पहले देखते हैं कि जीएसटी का जो आपका फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल फॉर्म इसका होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, क्या है? गुड एंड सर्विस टैक्स है आपका जीएसटी। और देखा जाए तो जीएसटी को लागू करने वाला पूरे विश्व में आपका फ्रांस देश रहा है। 1958 में इसको लागू किया था फ्रांस में। और देखा जाए तो भारत में जो जीएसटी लागू किया गया है किसके मॉडल पे किया गया है? कनाडा। किसके मॉडल पे किया गया है? कनाडा देश के मॉडल पर भारत का जो है आपका जीएसटी लागू किया गया है। अब देखा जाए कि जो जीएसटी लागू किया गया था किस समिति के सिफारिश पे किया गया था, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप देखेंगे कि विजय केलकर समिति ने इसका सुझाव दिया था कि जीएसटी लगाने के लिए। और भारत का जो जीएसटी है कनाडा मॉडल पर आधारित है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है कि जीएसटी कैसा टैक्स है, जो टैक्स लगता है तो कैसा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये अप्रत्यक्ष कर के रूप में कार्य करता है, इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में कार्य करता है। और देखा जाए तो इसे 1 जुलाई 2017 में इसको लागू किया गया था भारत में। पूरे भारत में कहाँ किया गया था? 1 जुलाई 2017 में। और सबसे पहले देखेंगे कि जब संसद पारित कर दिया था तो इसमें सभी राज्यों को भी दिया जाता है पारित करने के लिए, क्योंकि देखेंगे कि जो संशोधन की प्रक्रिया होती है आपकी, जो नियम की प्रक्रिया होती है उसमें 3 प्रकार से आपका संशोधन प्रक्रिया होता है। एक सामान्य बहुमत से संसद पारित कर देता है, एक विशेष बहुमत से संसद पारित कर देता है, एक विशेष बहुमत से होता है लेकिन आपके आधे राज्यों से अधिक के जो आपका राज्य विधानसभा होता है उसे भी पारित कराना होता है। तो आपका जो जीएसटी था उसमें यही नियम लागू हुआ था। तो देखेंगे कि सबसे पहला कौन राज्य स्वीकार करने वाला था? असम था। और भारत के वित्त मंत्री जो होते हैं इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। जीएसटी काउंसिल ने 5 तरह के आपका कर निर्धारित किए हैं। 5 तरह के। पहला आपका 0% पे है, दूसरा आपका 5% है, तीसरा आपका 12% है और चौथा आपका कितना है? 18 है और पांचवा क्या है? 28% है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन चुका है कि जो जीएसटी का टैक्स है कितने प्रकार के हैं? तो 5 प्रकार के टैक्स का निर्माण किया गया है। और पूछा जाए तो जीएसटी कितने मॉडल पे बना हुआ है? तो देखेंगे एक SGST, CGST और GST और IGST। ये आपका 3 प्रकार के जीएसटी इसमें भी हैं। C सेंट्रल है आपका, S जो स्टेट है, C सेंट्रल है और इंटरनेशनल टैक्स है जो ये है आपका। देखेंगे इंडिया में कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के टैक्स लगाया जाता है। वस्तु और सेवा कर अधिनियम भारतीय संसद में पेश होने वाला आपका 122वां संविधान संशोधन बिल है और इसको पास होकर पारित होने में 101वां संविधान संशोधन है। ये समझिए इसको क्या कहना चाह रहा है। जैसे पूछा जाता है कि जो कोई बिल पेश किया जाता है संसद में, एक कौन नंबर का जीएसटी जो बिल पेश किया गया था कौन नंबर का है? तो आपको याद रखना है 122वां नंबर बिल पेश किया गया था संसद में, लेकिन पास होने का जो वो है नंबरिंग है 101वां है, क्योंकि सभी बिल जो पेश किए जाते हैं संसद में सभी क्लियर नहीं हो पाते हैं, सभी पास नहीं हो पाते हैं। लेकिन आपका 101वां आपका संविधान संशोधन आपका जीएसटी है। आपको ये भी याद रखना है। अब देखते हैं कुछ राज्य और उनके जो त्योहार हैं, लोक नृत्य हैं, सभी को देखते हैं, क्योंकि देखा जाए तो हर एक शिफ्ट में आपके आने वाला जो एग्ज़ाम है चाहे हो चुका है उसमें 1 से 2 क्वेश्चन लोक नृत्य पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन आपका मेला पूछा जा रहा है, महोत्सव पूछा जा रहा है। तो हम लोग सभी चीज़ देखने की कोशिश करेंगे।
उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की बात किया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश में जानते होंगे कि नौटंकी यहाँ पे लोक नृत्य बहुत ही फेवरेट है। यह उत्तर प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें महिलाओं द्वारा किसी शुभ अवसर पर या कोई पर्व पर नृत्य किया जाता है। जो नौटंकी होता है महिलाओं का एक प्रकार से नृत्य होता है। देखा जाए चारकुला नृत्य, यह उत्तर प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो प्रदेश में आगरा मथुरा के प्रमुख रूप से मनाया जाता है। जो आगरा है मथुरा यहाँ पे ही इसका ज़्यादा प्रचलन है और विशेषकर यह मथुरा में होता है ज़्यादा से ज़्यादा और महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और क्या होता है इसमें सिर पर दीपक से भरी थाली को रख कर डांस करती हैं। औरतें जो होती हैं क्या करती हैं, सिर पर दीपक थाली में भरी रहती है और जलता रहता है और ये डांस करती हैं। अब देखा जाए दिया हुआ है रासलीला। रासलीला जो दिया हुआ है यह उत्तर प्रदेश की बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है जो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन बरसाना आदि स्थानों पर होता है। आपको पता होना चाहिए, रासलीला से ही पता चल जा रहा है कि ये भगवान जो कृष्ण हैं उनकी जो रासलीला किया जाता है उनकी ही नकल किया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि कहाँ का है ये, वृंदावन बरसाना में है। हमें लग रहा है उत्तर प्रदेश में हर एक जगह पे इस तरीके से रासलीला किया जाता है। ठीक है, देखा जाए तो दिया हुआ है कजरी। अभी बहुत ही प्रसिद्ध ये जो प्रसिद्ध नृत्य है और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जिलों में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। देखा जाए तो पूर्वांचल में हम ही लोग पढ़ते हैं तो आपको याद रखना है ये इधर ही पड़ता है। आप देखते हैं राजस्थान का कुछ लोक नृत्य हैं, इसके भी बीच में जान लेते हैं। कालबेलिया जो लोक नृत्य है आपका, देखिए कालबेलिया के विषय में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। एक आपका सफेरा जनजाति हैं जो इनकी नृत्य है। इसमें पोशाकें तथा नृत्य की चाल सर्प के समान होती हैं। बीन इस नृत्य विद्या का लोकप्रिय वाद्य है। मतलब जो ये नृत्य है कालबेलिया का, इसमें बीन बजाया जाता है, इसी का धुन निकाला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। और 2011 में यूनेस्को ने इस कालबेलिया लोक गीतों तथा नृत्य को मानवता का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में प्रतिनिधि सूची में स्थान दिया है। आपको ये याद रखना है क्योंकि ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपका सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, देखिए घूमर वाली जो नृत्य है देखा जाए तो घूमर जो नृत्य ये भी राजस्थान का नृत्य है और ये भील जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। इस नृत्य को भील जनजाति की स्त्रियां करती हैं तथा यह राजस्थान का प्रचलित लोक नृत्य है। आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये घूमर पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है। और राजस्थान में ही देखेंगे तो चाकरी, गढ़ गौर, झूलन, आपका लीला झूलन लीला, झूमा, सुईसीनी, आपका कठपुतली, सुईसीनी, आपका बगरिया, ख्याल, सकरिया, गोइका, झूलन लीला, ये सभी कहाँ का है, राजस्थान का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा एक बार, फायदेमंद होगा आपके लिए। तो देखा जाए तो असम के लोक नृत्य जो है आपका बिहू लोक नृत्य, बिहू लोक नृत्य देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। यह भी एक प्रकार से असम के कचारी तथा कछारी जनजातियों में प्रचलित है। यह नृत्य देखेंगे तो साल में 3 बार मनाया जाता है। कब कब, जनवरी में, अप्रैल में और अक्टूबर में।
कब कब है, जनवरी हो गया, अप्रैल हो गया और अक्टूबर में, ये 3 बार मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। अब गुजरात के लोक नृत्य के विषय में देखते हैं। गरबा जो है आपका, गरबा गुजरात, एक कई बार पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है। यह लोक नृत्य गुजरात राज्य में स्त्रियों के द्वारा नवरात्र के अवसर पर आयोजित किया जाता है। इसमें मिट्टी की एक छिद्रयुक्त घड़े में दीपक रखकर उसके चारों ओर गोल घेरा बनाकर तथा माथे पर दीपक युक्त मिट्टी का पात्र रखकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो ये कौन चीज़ है, गरबा नृत्य है गुजरात का। तो इसको याद करने में आसानी हो जाता है, क्योंकि इसका पहला अल्फ़ाबेट और इसका पहला अल्फ़ाबेट क्या है, ग है, गुजरात है और ये गरबा है। दिया हुआ है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। पंडवानी लोक नृत्य के विषय में जानेंगे हम लोग। ये छत्तीसगढ़ में प्रचलित एकल लोक नृत्य है। इसका संबंध मूल रूप से पंडों की कथा से है। ठीक है, पांडवों की जो कथा से है बात कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में तीजन बाई पंडवानी की प्रसिद्ध कलाकार है। क्या है, तीजन बाई। एक कई बार इस क्वेश्चन बन चुका है, तीजन बाई किस लोक नृत्य से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है किससे है, आपका पांडवानी है। और पांडवानी लोक नृत्य कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। तो आपको ध्यान रखना है। देखिए, जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य जो प्रमुख है, देखते हैं ये रौफ। देखा जाए तो जो भी क्वेश्चन आपका है, जो भी चीज़ें पूछा जा रहा है आपका लोक नृत्य के विषय में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको पूरा का पूरा नोट कर लेना है, तभी जाकर पढ़ना है। ठीक है, तो क्या है, ये रौफ है। जम्मू कश्मीर राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें ग्रामीण स्त्रियां 2 पंक्तियों में आमने सामने खड़ी होकर एक दूसरे के गले में अपनी बाहें डालकर नृत्य करती हैं। ठीक है, जैसे इस तरह से नहीं होता होगा, और खूब बढ़िया से डांस करती होंगी इसे। ठीक है, एक दूसरे के सामने होती होंगी और गले में जो बच्चे करते हैं, इसी तरीके से तो बच्चे डांस कभी कभार करते हैं मजाक में, तो आपको ध्यान रखना है। गोवा का लोक नृत्य क्या है, फुगड़ी है। गोवा का सबसे लोकप्रिय नृत्य है ये, और केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो हम देखते हैं कि लगभग 90% से ऊपर जो लोक नृत्य होता है महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। और गोवा में और कुछ हैं लोक नृत्य, दक्कनी है, मांडी है, तरंग मेल है, कोली है, फुगदी है, सिगमो है और मॉडर्नी है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे और सभी इसको याद करने की कोशिश करेंगे। कभी ना कभी इसको पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है। देखिए, तप्पाती कली लोक नृत्य केरल राज्य में जो है आपका, इससे संबंधित है। कहाँ से, केरल राज्य से संबंधित है तप्पाती कली। और दूसरा देखते हैं, करगम लोक नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिए। और लक्षद्वीप लावा कोलकाई परिचाकली, ये सभी कहाँ का है, लक्षद्वीप का है, जो आपका एक यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश यूटी। ठीक है, त्रिपुरा में क्या होता है, होजागिरी। और कर्नाटक में देखेंगे यक्षगान। सबसे इम्पोर्टेंट आपका देखा जाए तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट में ही गिनती आता है। कुनीता और भूतकोला और कर्ग, ये सभी कहाँ का है, कर्नाटक राज्य का है। तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। भारत के प्रमुख महोत्सव एवं मेले, तो देखा जाए तो आपका सिक्किम, जो आपका देखा जाए लोसुंग महोत्सव कहाँ का है, सिक्किम का है। और यह एक प्रसिद्ध त्यौहार है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। किसान अपनी फसलों की कटाई का जश्न मनाते हैं, और हालांकि यह भूटिया जनजाति का एक पारंपरिक नृत्य है। क्या है, लोसांग महोत्सव, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये बन चुका है।
तो आपको याद रखना है कहाँ का है, सिक्किम का है। और यह फसल की कटाई के समय ये आपका महोत्सव मनाई जाती है। देखा जाए तो झारखंड के प्रमुख त्यौहार है कर्मा पूजा है आपका। देखेंगे कर्मा पूजा में क्या होता है कि इसे आदिवासियों का खास पर्व माना जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन कर्मा पर्व में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं यहीं पे एक है, क्या है, सरहुल, क्योंकि सरहुल आपका जीडी में पूछा जा चुका है, ये ध्यान रखिएगा का। पर ये भी देखेंगे कि आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। कौन कौन आदिवासी, मुंडा, उरांव और आपका संथाल जनजातियों के बीच मनाया जाता है। यह पर्व जो देखेंगे प्रकृति से जुड़ा हुआ है और इसे साल वृक्ष की पूजा की जाती है। इसमें क्या करेंगे, साल वृक्ष की पूजा की जाती है। सरहुल जो होता है का पर्व पूरे 4 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, तो सरहुल पर्व के विषय में जानते हैं कि यह कहाँ का है। देखेंगे तो झारखंड का त्यौहार है। इसमें जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कौन कौन जनजाति, मुंडा, उरांव और आपका संथाल जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं असम का त्यौहार। देखते हैं असम में कौन सा त्यौहार इम्पोर्टेंट मनाए जाते हैं। तो अम्बुबाची महोत्सव जो है गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित हर साल मानसून के मौसम के दौरान आपका अम्बुबाची की आयोजन किया जाता है। अम्बुबाची का महोत्सव ही एक प्रकार से देखा जाए तो आपका पूछा जा चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट हर जो चैप्टर लेकर आया गया है, चाहे कोई क्वेश्चन लेकर आया गया है, सभी आपका क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और क्वेश्चन रिपीट करने की आपका आशा करते हैं हम। देखेंगे कि तमिलनाडु की बात कर रहा है तो पोंगल। देखिए पोंगल जो है तमिल जो है हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह प्रतिवर्ष 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है, जो फसल की कटाई का उत्सव होता है। देखेंगे पोंगल आपका पूरे भारत में मनाया जाता है। पोंगल देखेंगे 14 या 15 जनवरी को, एक इसको क्या बोलते हैं, एक खिचड़ी। खिचड़ी का मेला जो उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, पोंगल का ही सेम एक प्रकार से रूप है। पोंगल जैसे वहाँ पे आपका फसल की कटाई के समय किया जाता है, ये हिस्सा ही देखेंगे उत्तर प्रदेश में भी आपका खिचड़ी का मेला आपका होता है। ठीक है, लोहड़ी का त्यौहार जो है आपका, एक मिनट, हाँ ये कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का क्या है, लोहड़ी का त्यौहार जो है आपका। देखेंगे कि लोहड़ी का त्यौहार जो है माघी के नाम से जाना जाता है। इसे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में आपका जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। लोहड़ी का त्यौहार रबी फसलों की अंतिम बुआई को याद करते हैं। देखेंगे कि जो रबी का फसल होता है दिसंबर, नवंबर और दिसंबर के माह में वो किया जाता है। इसी समय आपका क्या होता है, लोहड़ी का त्यौहार भी मनाया जाता है। कहाँ का ये प्रमुख त्यौहार है, ये हिमाचल प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है। हालदा त्यौहार जो है आपका देखेंगे तो यह जनवरी महीने के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार धन की देवी शिश्र आपा के हैं। धान की बुआई के बाद सभी कृषि एवं लौह उपकरणों की पूजा की जाती है। देखेंगे कि आपका एक पूजा किया जाता है विश्वकर्मा। विश्वकर्मा की पूजा जो होता है उत्तर प्रदेश में की जाती है। इसी के रूप में आपका हालदा त्यौहार मनाया जाता है। विश्वकर्मा में भी हम देखते हैं कि जितने आपके पास हथियार होते हैं, जितने आपके सोना चांदी चाहे देखेंगे लोहा है, उनका पूजा किया जाता है। इसी तरीके से आपका हालदा त्यौहार में भी किया जाता है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ का है कोरबा महोत्सव।
जो कोरबा महोत्सव है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक प्रकार से। आपका छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में कई महीने तक में आयोजित किया जाता है। इसको कई नहीं है, देखिए थोड़ा सा, ये मई के महीने में जो गर्मी का महीना होता है इसमें ही इसको आयोजित किए जाते हैं। अब देखिए लोक नृत्य खत्म हो गया, हम लोग मेला के विषय में जानते हैं। प्रमुख मेला, क्योंकि मेला भी पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। देखा जाए राजस्थान में कौन कौन से मेला लगते हैं। आपका पुष्कर मेला है, इसको जानवरों का मेला भी कहा जाता है। यहाँ पुष्कर मेला है, सलासर मेला है, बेड़ेश्वर मेला है और हरियाली मेला है। और गुजरात में देखते हैं अंबाजी मेला और पुगादी मेला, ये आपके गुजरात में है। उत्तर प्रदेश में देखेंगे नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, आगरा में लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखा जाए थोड़ा सा राजनीति शास्त्र के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं और जो इम्पोर्टेंट है वही लेकर आ गया है। मौलिक अधिकार के विषय में भी पूछा जा रहा है, उसके आर्टिकल पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। देखेंगे कि मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, पहले 7 था, लेकिन आपका 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसको हटा दिया गया है। वर्तमान में 6 प्रकार के हैं, ठीक है। जो संपत्ति का अधिकार था उसको विधिक अधिकार बना दिया गया है। देखते हैं कि पहला क्या है, समता एवं समानता का अधिकार। समता एवं समानता का अधिकार आपका 14 से 18 के बीच में आपका अनुच्छेद है, ये भी ध्यान रखेंगे। पहला देखते हैं, जो समता एवं समानता का पहला है 14 आर्टिकल है, उसमें विधि के समक्ष समानता की बात किया जा रहा है अथवा विधि का समान आपका संरक्षण प्रदान करता है। देखेंगे तो मौलिक अधिकार आपका कहाँ से लिया गया है, आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार, ठीक है। और जो 14 अनुच्छेद है ये कहता है कि जो सरकार का विधि होगा, जो कानून होगा, सभी लोगों पे समान रूप से लागू होगा। अब 15 कहता है कि राज्य अपने नागरिकों को धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म, स्थान के आधार पर किसी प्रकार की भेदभाव नहीं करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, किस में है, 15 नंबर में है, आर्टिकल में है। 16 ये कहता है कि सार्वजनिक पदों पर अवसर की समानता का प्रावधान करता है। जैसे देखेंगे कि सरकार कोई वैकेंसी लेकर आ रही है, चाहे सरकार कोई योजना लेकर आ रही है, चाहे किसी भी प्रकार की सरकार की योजना आ रहा है, सबको समान अवसर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात देखते हैं, एक शब्द आता है आरक्षण। क्या है, आरक्षण की जब बात आती है तो ये आपका इसी में लिखा गया है किंतु करके, कि आरक्षण उनको दिया जा सकता है जो पिछड़े वर्ग के हैं, जिनका उत्थान नहीं हो पाया है, समाज में उनको उठने की मौका नहीं मिला है, इसलिए उनको क्या दिया जाता है, आरक्षण की व्यवस्था किया जाता है। नेक्स्ट में देखेंगे 17वां नंबर है, अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, छुआछूत को बंद किया गया है, अनटचबिलिटी को बैन किया गया है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 17 है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। ये सभी आपका देखा जाए तो इसको याद रखना ज़रूरी है, इसको याद रखना ज़रूरी है। देखेंगे 18वां नंबर का आता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब होता है, देखेंगे वर्तमान में इसका महत्व नहीं समझ में आएगा, लेकिन उस समय जब अंग्रेज भारत में थे तो उपाधि दे देकर एक प्रकार से भारत में जो मूवमेंट चलाए जाते थे उसको तोड़ने का काम करते थे। सबको लालच देते थे कि आपको हम उपाधि दे देंगे, चाहे उनसे जो आपका मूवमेंट था, जो आपका सरकार के खिलाफ कोई भी काम करते थे, उनको रोकने का काम आपका उपाधि देकर किया जाता था। इसीलिए देखेंगे कि उपाधि में बैन किया गया है कि भारत सरकार के द्वारा जो उपाधि दिया जाता है, चाहे कोई अवार्ड दिया जाता है, जिसे देखेंगे कि भारत रत्न, आपका पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, चाहे परमवीर चक्र, चाहे अशोक चक्र, चाहे आपका देखेंगे कि कोई भी अवार्ड दिया जाता है सरकार के द्वारा, उसको छोड़कर कोई भी अवार्ड कोई प्राइवेट कंपनी, चाहे कोई भी व्यक्ति नहीं किसी को दे सकता है, ठीक है। एक बात और कहा जाता है
कि किसी व्यक्ति को कोई देश भी अगर उपाधि देता है तो भारत सरकार से अप्रूवल लेना पड़ता है, भारत के राष्ट्रपति से सिग्नेचर कराना अनिवार्य होता है, नहीं तो आप उपाधि नहीं ले सकते हैं। देखा जाए आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 19 स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है। स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे तो इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। पहला, दूसरा, देखेंगे कि 6 प्रकार के देख लेते हैं। क्या है? अभिव्यक्ति की आज़ादी, पहला क्या है? अभिव्यक्ति की आज़ादी। दूसरा क्या है? सभा करने की आज़ादी और संगठन बनाने की आज़ादी, ठीक है। और चौथा क्या है आपका? भ्रमण करने की आज़ादी। पांचवा क्या है? व्यापार करने की आज़ादी, व्यापार करने की आज़ादी। और छठा है आपका बसने की आज़ादी। क्या है? बसने की आज़ादी। आपका 6 प्रकार के आर्टिकल हैं। एक और था आपका 7वां नंबर, जो संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया है। देखिए ये 7वां बसने की आज़ादी जो है 7वां था, और जो संपत्ति का अधिकार था 6ठा नंबर था। मतलब ये आपका जी नंबर पे था, उसको हटा दिया गया है। कब हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन आपका देखेंगे 1978 में इसको हटा दिया गया था। संपत्ति के अधिकार जो मूल अधिकार होता था, अब क्या हो गया है? मौलिक विधिक अधिकार हो गया है। और एक बात और याद रखेंगे, जो आर्टिकल नंबर देखेंगे कि आर्टिकल नंबर जो 19 है इसमें और चीज़ें हैं। देखेंगे तो एक 19A की बात करता है। 19 क क्या है? 19 क की बात करता है। इसमें देखेंगे जो मीडिया को संरक्षण दिया गया है। क्या है? मीडिया, पत्रकारिता को आपका संरक्षण दिया गया है 19A में। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 20 में क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 20 में है कुछ अपराधों में दोष सिद्धि के लिए संबंध में जो व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इसको। क्या है? दोष सिद्धि की बात करता है 19-20। और 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसको निजता का अधिकार भी बोलते हैं। क्या है? निजता का अधिकार। और हमें लग रहा है कि अभी तक का ज्ञात सबसे बड़ा आर्टिकल 21 है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी इतनी व्याख्या किया है, इतनी व्याख्या किया है कि आप उसको पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। आर्टिकल नंबर क्या? 21। और एक बात और आता है इन दोनों क्वेश्चन को, कि जो राष्ट्रीय आपात लगता है, देखेंगे कि राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है आर्टिकल 352 के तहत। इसमें देखेंगे तो पूछा जाता है कि कौन सा अनुच्छेद होता है रिजेक्ट नहीं होता है 352 के तहत। तो आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 रिजेक्ट नहीं होता है। थोड़ा और देखते हैं आगे। 21 क में क्या है? देखेंगे कि 21 क को जोड़ा गया था बाद में। इसको 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और 22 नंबर क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध बात किया गया है, संरक्षण दिया गया है, ठीक है। अब देखा जाए इसमें तीसरा नंबर क्या कहता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार जो बात करता है। आर्टिकल नंबर 23 जो है मानव के दुर्व्यापार पे बैन किया गया है। मतलब मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता है, चाहे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, मतलब 14 वर्ष से कम बच्चों को आप किसी फैक्ट्री किसी जगह पे आप लगा नहीं सकते, वर्क नहीं करा सकते। आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है? यही 24 कर रहा है कि मतलब 24 वर्ष से कम के बच्चों को किसी जोखिम भरे कारखानों में काम नहीं कराया जा सकता है। और आपका चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। इसमें देखेंगे कि आपका एक देश एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। 42वें संशोधन के द्वारा आपका संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था और इसको अधिक महत्व दिया गया था, ठीक है।
और आगे देखते हैं क्या कह रहा है। भारत में कोई राजधर्म नहीं होगा और राज्य की दृष्टि में सभी धर्म हैं, मतलब सभी महान धर्म हैं। किसी भी धर्म विशेष को सहायता नहीं दी जाएगी और सभी धर्मों के प्रति सम्मान, तटस्थता और निष्पक्षता की भावना रखी जाएगी। ठीक है, तो आर्टिकल हम वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। देखिए ये जो है आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। और आर्टिकल 25 क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मना सकता, अबाध रूप से मना सकता है और उसका प्रचार भी कर सकता है। 26 क्या कहता है कि धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन करने की व्यवस्था भी करेगा। और 27 यह कहता है कि धर्म विशेष की वृद्धि के लिए जो धन एकत्रित किया जाएगा उस पर सरकार टैक्स नहीं लगाएगा, ज़बरदस्ती टैक्स नहीं लगाएगा। आर्टिकल नंबर 28 क्या कहता है, शासकीय निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब क्या कहना चाहता है कि अगर सरकार का कोई उपक्रम हो, कोई सरकार उसमें पैसा दे रहा हो, सरकारी आपका कॉलेज हो, स्कूल हो, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी किसी भी धर्म का। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और 5वां आपका अधिकार क्या कहता है कि संस्कृत और शिक्षा का अधिकार क्या होता है, तो देश के सभी नागरिकों को संस्कृत व शिक्षा संबंधी आपका स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नागरिकों के प्रत्येक वर्ग की अपनी भाषा में आप लिपि संस्कृत को सुरक्षित रखने का आपका पूरा अधिकार है। और देखा जाए आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान करने का अधिकार होगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्पसंख्यकों का अनुच्छेद किसको कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है किसको कहते हैं, आपका 29 और 30 को अल्पसंख्यकों का आपका अनुच्छेद कहा जाता है। देखते हैं लास्ट मौलिक अधिकार क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल नंबर 32 में आपका देखेंगे, यह आपका इसके तहत किसी भी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय में आपका जाने का शरण देने का अधिकार है। इसमें देखेंगे 5 प्रकार का रिट दायर किया जाता है। ठीक है, देखेंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और आपका देखेंगे कि अधिकार परीक्षा, ये सभी आपका 5 प्रकार का जो रिट दायर किया जाता है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय जो होता है आर्टिकल नंबर 32 के तहत लेता है और उच्च न्यायालय की बात कर रहा है तो आपका आर्टिकल 226 के तहत रिट दायर करने का अधिकार है मौलिक अधिकारों पे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना है कि आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था, संविधान की आत्मा, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए आपका वीडियो ख़त्म होता है और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको नया वीडियो आएगा तो आपके मोबाइल पे एप्लीकेशन जाएगा और PDF भी जा सकता है तो आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।